सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर सभी साथियों का स्वागत है। और हम आज बात करेंगे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से जुड़ी हुई बातों को। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। सोनाली जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सादर प्रणाम मर्दन सिंह जी। आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट बताएंगे और ये बहुत ही जरूरी होंगे पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन पॉइंट्स को जरूर समझेंगे और इन पॉइंट्स को समझने के बाद आप एग्जामिनेशन में इसका पूरा बेनिफिट उठा पाएंगे। तो हमारे साथ लाइव जुड़िए और जी हमारे साथ लाइव जुड़िए और लाइव जुड़ने के बाद आपको ये पॉइंट एग्जामिनेशन में बहुत मदद करेंगे। तो चलिए हम आपको ये सीरीज आपके साथ में शेयर कर रहे हैं और ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं एग्जाम में जो कभी कभी हमें याद नहीं रहती हैं, लेकिन हमें याद आ जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बेस पर हमें वो चीजें याद आती हैं। तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप ये क्लास आज की लीव बिल्कुल नहीं करिएगा। हम आपको अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। तो चलिए, ये स्क्रीन मैंने आपको शेयर कर दी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, हेडिंग भी समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पीजीटी एंड टीजीटी एग्जामिनेशन। दोनों एग्जामिनेशन में ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए, ऐसा मैं मानता हूं। तो इसलिए आप पूरी सीरीज में हमारे साथ रहिएगा। आपसे पूछेंगे भी, आपको बताएंगे भी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल A to Z लेकर के चलेंगे और एग्जामिनेशन में 100% यहां से क्वेश्चन मिलने के चांस भी बनेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आपके साथ पॉइंट नंबर 1। देखें कितने लोगों की तैयारी मजबूत है और कितने लोगों की तैयारी अभी और जरूरत है तैयारी की। ये बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, किसी भी ऑर्बिट, nth ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। तो जरा मैं शुरुआत से चल रहा हूं इसलिए ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ nth, ठीक है, nth ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, nth ऑर्बिट हैविंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी nth ऑर्बिट में क्या होनी चाहिए? याद है आपको? बोल पा रहे हैं? याद है? यस और नो में जवाब दीजिएगा। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं याद है तो जानिए, ईमानदारी से बताइए याद है आपको। हमें लगता है कि 90% लोग नहीं बता पाएंगे, केवल 10% साथी हमारे बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा कम याद रहता है, ये पॉइंट थोड़ा कम याद रहता है। तो जरूर बताइएगा अगर आपको याद हो तो, और नहीं याद हो तो आगे बढ़े, हम बताएंगे आपको। ठीक है ना। तो फार्मूला आप याद रखिएगा, 2 पाई तो ऊपर होता है, ठीक है, जेड ई स्क्वायर, 2 पाई जेड ई स्क्वायर ऊपर होता है और नीचे NH हो जाता है इस तरीके से। ये फार्मूला पीजीटी में कई बार SS यादव जी पूछा गया है और अक्सर मैं कहता हूं, आपने कहा कि सर मुझे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा आता है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आप नहीं बता पाए, तो फिर मतलब यह रहा है कि रिवीजन चाह रहा है चैप्टर,
पॉइंट नंबर 2। ये पढ़ते सब है, वेलोसिटी को सब पढ़ाते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन ये रिमेंबर पढ़ा आपने भी है, लेकिन रिमेंबर रहना ये बहुत बड़ी बात होती है, यही इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला याद है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकालेंगे nth ऑर्बिट में, इसका फार्मूला याद है शेष मुनि जी। देखें आपको कितना याद है, मैं ये जानना चाहता हूं। तो ये ना समझिए कि अगर आपको याद नहीं, मतलब याद है, आता है, ये दिस इज अनदर थिंग, याद है दिस इज द सेकेंड थिंग। ये आप बताइएगा, तो जरूर बताइए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन nth ऑर्बिट कैसे निकालते हैं। कुछ मत करिए, जो आपका फार्मूला है इसी फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के ऊपर रखनी पड़ेगी और नीचे रखना पड़ेगा सरकमफेरेंस। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिवीजन के लिए बात कर रहा हूं। ऊपर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, यहां पर किसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर रख दीजिए और नीचे रख दीजिएगा सरकमफेरेंस, यानी 2 पाई आर जो होता है, सरकमफेरेंस का मतलब 2 पाई आर ही तो होगा। अब आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अब सपोज कर लेते हैं ये आपकी 2 पाई जेड ई स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा NH और नीचे ही मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दीजिए, बचेगा आपके पास में जेड ई स्क्वायर अपॉन NHR। सिंपल, बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। राकेश कुमार श्रीवास्तव जी, समझ में आई आपको बात, याद था आपको फार्मूला, फार्मूला आपको याद था कि नहीं याद था। देखिए यहाँ शर्म वाली कोई बात नहीं है, बात है कि हम अपनी चीजों को एक्सेप्ट कर पाए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो रविंद्र बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमें, किसमें, मान लेते हैं n सब सेल में निकालने हैं। ठीक, इन किसी भी सब सेल में इलेक्ट्रॉन इन एनी सब सेल, एनी सब सेल। चलिए बताइए रविंद्र जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब सेल, 2n स्क्वायर तो आप आसानी से बोल सकते हैं, 2n स्क्वायर आप आसानी से बोल सकते हैं। मैंने जो पूछा है आपने उसका जवाब नहीं दिया रविंद्र, रविंद्र जी आपने उसका जवाब नहीं दिया जो मैंने पूछा है, नहीं। इन सबसेल का फार्मूला बताइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल। ये शेल का बता रहे हैं आप, ये सबसेल का फार्मूला नहीं है, शेल की बात आप बता रहे हैं जी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल, रविंद्र फिर गलत हो गया, फार्मूला है 4l प्लस 2, 4l प्लस 2, दिस इज द फार्मूला। बहुत ही जबरदस्त शेष मुनि जी। अब आपको लग रहा होगा यार क्या करें, हमने पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन अनुज सर पता नहीं कहां चले गए हैं, ये सब डिस्टर्ब हो गया है। अब आपसे पूछे कि ये बताओ कि एस सबसेल में कितना होगा, तो अब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एस सबसेल की बात कर रहा हूं, तो एस सबसेल में 4 इंटू 0 प्लस 2, आंसर आपका 2 आ जाएगा। रविंदर, पी सबसेल में आपका 4 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसी तरीके से डी सबसेल में अगर आप निकालेंगे 4 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 10 आ जाएगा। ऐसे ही एफ सबसेल में निकालेंगे तो आपका 4 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो मैंने सबसेल में पूछा था फार्मूला, तो आपने बताया था शेल में। तो मैं आपका फार्मूला जो आपने पूछा है, फोर्थ पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, इन एनी शेल। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना मतलब है 2n स्क्वायर। अब मान लो n इज इक्वल टू फर्स्ट शेल में निकालना है,
जिसे K बोलेंगे आप, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर 2 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 जिसे आप L बोलेंगे, तब आप, ये तो हम बता ही रहे, 2 इंटू आपका 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 3, L m में पूछ लिया जाए तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 18 हो गया, और n इज इक्वल टू 4 यानी n सब सेल हो गया, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 32 हो गया। तो ये बहुत ही जरूरी है कि बहुत सिंपल वे में हम कैलकुलेशन कर देते हैं, और इसको आपको ट्रिकी कंसेप्ट से याद करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब आपसे जो मैं पूछूंगा वो आपको याद रहना चाहिए, इसीलिए मैं इसे रिवीजन क्लास बनाया है मैंने, कि आज मैं आपका रिवीजन करा दूं तो आपको अच्छा लगेगा, महसूस अच्छा होगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए न्यूक्लियस के रेडियस का फार्मूला आ जाए पेपर में, तो आप कितने लोग सही कर पाओगे? रेडियस, ठीक, ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फार्मूला पूछ लिया जाए तो आप कितने लोग इसे सही कर पाओगे? ये मत कहना सर ऑप्शन होंगे तो मैं सही कर दूंगा ना, मैं मानता ही नहीं। जो इंसान चम्मच से घर पे नहीं खा सकता है वो होटल में भी चम्मच से नहीं खाएगा, मेरा वादा है इस बात का। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम की मैं बात करूंगा। ठीक है, बात वही है, तरीका मैंने बदल दिया और कोई बात नहीं। हाँ, मैंने कहा था रविंदर, जब बाबा कभी कभी रोज बाबा धोती पहन के आते हो, आज जीन्स पहन के आ जाएं और आप न पहचान में, दिस इज द एग्जामिनेशन, यही एग्जाम है और कुछ नहीं। दिस इज द एग्जामिनेशन कि अगर बाबा रोज धोती पहनते हो और आज जीन्स पहन के आ गए, बोले हमारे बाबा नहीं हो, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना, बाबा डांटने लगेंगे। तो इस बात का ध्यान दो कि बाबा जिस फॉर्म में आए पहचानना पड़ेगा। चलिए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम की अगर मैं बात करता हूं, अगर आप ये भी बोले होते तो मान लेता, लेकिन आपने ये फार्मूला भी नहीं बोला था ना उस समय। चलिए खैर कोई बात नहीं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कैसे, क्या फार्मूला बताएंगे आप? याद है आपको फार्मूला? वैसे तो आपको याद ही होगा जी। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं अक्षरा, नॉट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। यस, मर्दन सिंह जी ने सही लिखा है, आर नॉट, बिल्कुल सही, आर नॉट लिखा है, और फिर ए की पावर 1/3, ठीक है, आर नॉट टी लिख सकते हो, आर नॉट ए की पावर 1/3, बिल्कुल सही, ये फार्मूला है। और यहां पर आर नॉट एक कांस्टेंट है, आर नॉट क्या है, कांस्टेंट है, और आर नॉट की वैल्यू फिक्स होती है कि 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है, समझ गए ना बात? चलिए अक्षरा, मैं आपको बताता हूं, रेडियस जो आपने पूछा है, वो जो आप बोल रहे हो मैं वो भी लिख रहा हूं। देखिए खास बात मेरी, देखिए जो आप लिख रहे हैं उसको भी मैं अगला क्वेश्चन बनाए दे रहा हूं। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट का रेडियस क्या है? ठीक है, बिल्कुल जयदीप, नाइस, बहुत सुंदर। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, अब आपने यही मुझे बताया था कि nth ऑर्बिट का जो रेडियस होता है, अगर मान लो इसे हम थोड़ी देर के लिए r मान लेते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए r मान लेते हैं, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या लिखें बताओ? r इज इक्वल टू, फार्मूला बताओ, मैं रुक गया हूं इसी वजह से। आर नॉट, बोलिए जल्दी कोई लोग। एन स्क्वायर अपॉन जेड, बिल्कुल सही, सही लिखा है, इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल राइट, बहुत सुंदर। तो ऐसे रिवीजन आप कर लिया करो कभी कभी, जिससे आपको छोटे छोटे पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे और एग्जामिनेशन में आपको इसकी बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब कभी कभी ये जो फिक्स चीजें होती है ना, ये परेशान कर देती है। राकेश जी, मर्दन सिंह जी, जयदीप, रविंद्र, समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आ पा रही? समझ में आ रही ना सब चीजें? ठीक है, अब इसी तरीके से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि किसी भी जैसे अगर आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेता हूं कि हाफ लाइफ जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? हाफ लाइफ जो होती है वो मतलब उसका फार्मूला क्या है, किस पर डिपेंड करने से मैं फार्मूला पूछ लेता हूं। तो फार्मूला आपको पता होगा कि 0.693 अपॉन के होता है। और एक चीज आपको और बताता हूं
कि जो रेडियो एक्टिव की इक्वेशन है, जो रेडियो एक्टिविटी की इक्वेशन है, तो मैं आपसे ये भी कहूंगा कि रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, कि अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जो डिके होता है, रेडियो एक्टिव डिके, वो कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है, वो कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है, ये बताएंगे। रेडियो एक्टिव डिके फॉलो द ऑर्डर, जो रेडियो एक्टिव डिके है कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, जल्दी बोलिएगा, कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को केमिकल काइनेटिक्स की फॉलो करता है। बहुत सुंदर, शाबाश। राकेश जी, आपको समझ में आ रहा है, मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, जी बताइए। बहुत सुंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत मदद इससे मिलनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये बताओ, नंबर ऑफ अल्फा, मंजीत नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का फार्मूला कोई बताएगा? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का फार्मूला कोई बताएगा? जल्दी से बता दो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का फार्मूला, ठीक है। डिफरेंस इन, वेरी गुड, डिफरेंस इन मास नंबर नहीं बेटा, डिफरेंस इन मास नंबर, हाँ, डिफरेंस इन, ऐसे आपका रिवीजन भी होगा और मेरा एक छोटा सा टेस्ट भी मान के चलिए हो जाएगा। मास नंबर डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है। वेरी गुड, मास नंबर नहीं बेटा, डिफरेंस इन मास नंबर, ठीक है। डिफरेंस नंबर मास नंबर में, तब आप उसको माइनस करिए, तब आपका बेनिफिट होगा इसमें, ठीक है। अब अगर आपसे यहीं पर नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कोई पूछ ले, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल आपसे पूछ ले, तो जितने अल्फा निकले तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहां पर मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल माइनस 2 इंटू, बताओ 2 करें, 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, दो गुना कर दें, है ना, दो गुना कर दें, ठीक, माइनस डिफरेंस इन किस में कर दें, माइनस डिफरेंस इन, जी डिफरेंस इन, बोलो 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल माइनस डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर, ठीक, शाबाश, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर, ठीक है, याद रहेगा। तो एक काम आप ये जरूर कर लीजिएगा। अब यहां पर आपको एक चीज, छोटी छोटी बातें, मैं लाइन से चल रहा हूं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मुझे जो चीज जरूरत लग रही वही रिवाइज कराऊंगा आपको, बेफिक्र रहिएगा आप, बिल्कुल घबराइएगा बिल्कुल नहीं। उसके बाद अगर आपको 11वां पॉइंट की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला तो सबको पता होगा, हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला तो सबको पता होगा कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल H इज इक्वल टू हाफ इंटू विम का V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। यानी कि अगर हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल पता लग जाए, अगर H की वैल्यू 2 आएगी तो यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, H की वैल्यू अगर यहां पर 3 आती है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, H की वैल्यू अगर यहां पर 4 आती है तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगी, H की वैल्यू अगर 5 आती है तो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगी। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब कभी कभी आयंस आ जाते, तो उस समय रविंदर आप वाला फार्मूला दिक्कत कर जाएगा। फार्मूला आपका सही है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ लूं कि SO4 डाई नेगेटिव के अंदर सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो फिर फार्मूला कंफ्यूजन कर देगा। तो हम जल्दी से ट्रिकी कंसेप्ट से H इज इक्वल टू हाफ, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में 6 हो जाते हैं, मोनोवैलेंट इससे कोई जुड़ा नहीं, ऑक्सीजन तो डाई वैलेंट है, ठीक है, प्लस माइनस कैटायन इस पे है नहीं, एनायन मतलब 2 नेगेटिव लगे हैं, तो 8/2 मतलब 4 हुआ। सिंपल सी बात है कि sp
3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जैसा देश वैसा वेश। फार्मूला आपका भी सही है कि अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसमें आप बॉन्ड पेयर यानी कि बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, बॉन्ड पेयर्स कितने प्लस लोन पेयर्स कितने हैं निकाल दीजिए, तब भी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, है ना। ये चीज आप ध्यान दीजिए। ठीक, अभी मैं इंडिकेशन भी बता रहा हूं आपको, सब बता देता हूं, 1 मिनट का समय दो आप बस। अब जैसे मान लो सपोज कर लें ये गंगा जल है हमारे पास में, इस गंगा जल में आप ये बताओ कितने लप्पू और कितने बप्पू हैं, जानते हैं आप? ये है बप्पू, ये भी है बप्पू, ये है 2 लप्पू, तो आपके पास में 2 बप्पू हैं और 2 लप्पू हैं, मतलब टोटल 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन sp3 आपकी आ ही जाएगी। ठीक है राकेश जी, आपको ने पूछा कि V क्या है, तो V इज यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, V नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैं ऐसे लिखे देता हूं, नीचे यहां पर लिख देता हूं, नहीं तो फिर पेज डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा, यहीं पर लिख देता हूं। यहां पर H नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर वही मैंने बोला है भाई साहब। ठीक है सर, अब आप H इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक, V क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम है, और C जो है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ कैटायन की बात हो रही, कितना पॉजिटिव चार्ज, और A का मतलब है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कितने नेगेटिव कितने पॉजिटिव लगे, ये सब इसके ऊपर लिखना पड़ता है। बिल्कुल सही है ना। तो ये फार्मूला आप बढ़िया ढंग से याद कर लीजिएगा और ये भी काम आएगा। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है कि कितने इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर हैं, इससे भी आप निकाल सकते हो। सिग्मा बॉन्ड की बात वही होती है कि बॉन्ड पेयर का मतलब है सिग्मा बॉन्ड से बात हो रही है, यहाँ पर याद रहेगा ना। वेरी गुड, शाबाश। इसी तरीके से आपको ये चीज और भी याद रखनी है जो बहुत जरूरी पड़ जाती है, बहुत जरूरी पड़ जाती है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अगर मैं देखता हूं तो हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल आप जरूर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आपसे कहा जाए शेप की बात करें तो जगमोहन जी ध्यान देना, बहुत सारे लोग यूपी के नहीं इंडिया के बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखो अगर हम लोग स्ट्रक्चर का टर्म, 3 टर्म अधिकतर पेपर में आते हैं, एक तो स्ट्रक्चर आता है, एक आपकी ज्योमेट्री आती है, ठीक है, और एक आपकी शेप आती है। इन तीनों में मैं ये कहूंगा कि आधे से ज्यादा टीचर और आधे से ज्यादा अध्यापक, आधे से ज्यादा बच्चे सब कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा कहां लिखा जाएगा, बहुत बड़ी समस्या रहती है ये। ठीक है, अब हमें ये देखना पड़ता है ऐसे केसेस में कि कहां पर क्वेश्चन का रिएक्शन क्या है, क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, क्वेश्चन का रास्ता कहां जा रहा है। तो हम आपको ये क्वेश्चन के बेस पर ये आंसर बनता है। जैसे कि मैं आपको जनरल बात बता देता हूं, जनरल आप समझ लीजिए कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो ज्योमेट्री होती है वो डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर्स पर। ठीक है, बॉन्ड पेयर्स पर डिपेंड करती है और साथ में लोन पेयर्स पर डिपेंड करती है। तो ज्योमेट्री की जब बात आएगी तो इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों कंसीडर किए जाएंगे, ये बात आप नोट करके रखिएगा। और जब शेप कंसीडर की जाएगी तो ओनली बॉन्ड पेयर्स कंसीडर किए जाएंगे। अब आप कहो कि सर हमें उदाहरण दीजिए, हाँ ठीक, तो शेप में ओनली मैंने बोला है शेप में केवल, ठीक,
शेप में केवल बॉन्ड पेयर की बात होगी, लोन पेयर की कोई भी बात नहीं होगी। लेकिन कभी कभी ये समस्या उस समय पैदा हो जाती है जहां पर शेप डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे मैं उदाहरण, अब स्ट्रक्चर की बात मैं करूंगा तो ये दोनों चीजें स्ट्रक्चर कैटेगरी में चली जाती हैं। आप सभी लोग विद्वान साथी हैं। मैं अगर आपसे बात करूं कि ये मीथेन मॉलिक्यूल है, इस मीथेन मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री स्ट्रक्चर सब एक ही होगा, चाहे शेप की बात करो, चाहे ज्योमेट्री की बात करो, चाहे आप जो है इसके स्ट्रक्चर की बात करो, ये सभी का जवाब एक ही आएगा कि ये टेट्राहेड्रल है। समझे ना मेरी बात? इज इट क्लियर? अब तो नहीं, अभी आपको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा जहां पर आप ये कहोगे कि सर मुझे क्या बोलना चाहिए। तो ये सब चीजें एक ही लाइन लेंथ में आती। यस और नो बोलिए, यस और नो, यस और नो बोलिए। समझ में आ रहा है ना? अब यहीं पर मैं अभी छोटे मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहा हूं। आपको आनंद आएगा मेरे आज के क्लास में। सबसे अलग क्लास मैंने कर दी है। क्लास का मतलब मैं कोई पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। मैं पढ़ा नहीं सकता हूं, मेरी हिम्मत नहीं मैं आपको पढ़ा दूं। यू आर ऑल्सो अ गुड टीचर। आप खुद एक अच्छे टीचर है, तो मेरी हिम्मत नहीं मैं आपको पढ़ा पाऊं। मैं तो सिर्फ आपसे डिस्कशन कर रहा हूं साहब। तो अब यहां पर मैं अगर बात करता हूं ज्योमेट्री की, तो आप ज्योमेट्री क्या लिखेंगे, आप शेप क्या लिखेंगे, आप शेप क्या लिखेंगे? ठीक है, इन दोनों की बात करिए। शेप इसकी जाएगी, बताइए। ज्योमेट्री बताइए, ज्योमेट्री इसकी जाएगी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री जाएगी इसकी टेट्राहेड्रल और शेप जाएगी इसकी पिरामिडल। ठीक है, तो ट्रायगोनल पिरामिडल एक ही बात होती है। लेकिन बात ध्यान दीजिए, ज्योमेट्री में हम लोग लोन पेयर कंसीडर करेंगे, शेप में हम लोग लोन पेयर कंसीडर नहीं करते हैं। इस बात को भी आप अपने जहन में डाल दीजिए, है ना? समझ में आई बात अब आपको? अब अगर कोई क्वेश्चन ये आ जाए आपके मन से आए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर का मतलब हम लोग शेप से रखते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब हम लोग शेप से रखेंगे, तो ऐसे केस में स्ट्रक्चर इसका पिरामिडल बोला जाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं बोला जाता है फिलहाल। लेकिन क्वेश्चन ऐसे बनाएगा नहीं, ये बात भी ध्यान दीजिए। जब स्ट्रक्चर पूछेगा तो क्लियरिटी करेगा कि वो किस बेस पर पूछ रहा है। मतलब फिर ऑप्शन इनमें से एक देगा वो, कोई या तो टेट्राहेड्रल देगा या पिरामिडल देगा। ध्यान दो मर्दन सिंह जी। मतलब अगर उसने पूछा द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये ट्रायगोनल पिरामिडल या पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ये बात आप ध्यान दिए। ट्रायगोनल का मतलब ही है वो, पिरामिडल का मतलब ही ट्रायगोनल पिरामिडल होता है सर। वो बहुत बड़ी एक वर्ड से डिफरेंस, आप जो है परेशान ना हो उसके लिए। चलिए, अब अगर मैं बात करता हूं एक ऐसा मॉलिक्यूल जहां पर बड़ा कंफ्यूजन बनेगा, जैसे कि अगर मैंने ये ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, यहां पर एक लोन पेयर मैं ये ले लेता हूं, एक लोन पेयर हमारे पास में ये है, एक लोन पेयर हमारे पास में ये है, एक हाइड्रोजन हमारे पास में ये है और एक हाइड्रोजन हमारे पास में ये है। तो सर अब आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैं कहां जाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ चुके होंगे कि आखिरकार मैंने किया क्या है। ये ध्यान दो पहले। अब अगर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं, जैसे आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, बहुत अच्छे ढंग से ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं लाल पेन से ड्रॉ कर देता हूं, तो आपको ये चीज दिखाई देगी, है ना? अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब ज्योमेट्री भाई साहब टेट्राहेड्रल होगी। जगमोहन जी आप थोड़ा कंफ्यूज कर गए हैं, आप कंफ्यूज कर गए हैं। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं होगी। आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं सर। हमें लग रहा है थोड़ा सा आप पता नहीं, कॉन्फिडेंस मैंने देखा 2-3 दिनों से डिस्टर्ब आपका हो जा रहा है, ऐसा क्यों है? अब इसकी मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, आप एग्जामिनेशन लेट हो गया है, टेंशन हो गई क्या?
ज्योमेट्री इसकी जब कंसीडर की जाएगी तो टेट्राहेड्रल की जाएगी, टेट्राहेड्रल की जाएगी। और शेप की बात करेंगे तो शेप मात्र इसकी हम लोग बेंट कंसीडर करें या फिर इन्वर्टेड वी, इन्वर्टेड वी, ठीक बिल्कुल, है ना। और या फिर वे मतलब ऐसे करके ये इन्वर्टेड वी ऐसे ही बना देते हैं, ऐसे करके बोल सकते हैं, बैंड शेप, इन्वर्टेड वी शेप, उल्टा वी, कुछ भी बोलिए। तो ये चीजें अब कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ बोल सकते हैं ना, बिल्कुल वी शेप बोला जाता है, ठीक है। तो एक कभी कभी हाँ वी शेप बोलिए, कोई टेंशन नहीं, ऊपर उल्टा कर दीजिए तो एक ही बात आ जाएगी। अब ऐसे स्ट्रक्चर में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे एक्स ई, समझना ध्यान से, XEF6 ये आ गया। अब ऐसे केस में आप कंफ्यूज कर जाएंगे। क्या कंफ्यूज कर जाएंगे? देखो आज मैंने सब टॉपिक ऐसे, सबको सही लग रहा है ना जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ये सब डिस्टर्ब है टॉपिक, ये लोग नहीं पढ़ाते हैं चैप्टर, जैसे मैं भी पढ़ाता हूं तो अब वहां इसी बात पे डिस्कशन थोड़ा ना करेंगे हम लोग। तो अब आप जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ कंफ्यूजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखो अगर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं तो ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब जब इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया XEF6 में, तो ये कंडीशन आपकी तैयार हो जाती है, ठीक। अब यहां पर एक लोन पेयर ऐसे यहां पर से भी तैयार हो जाता है। तो अब आपके सामने ये कंसिडरेशन है कि एक फ्लोरीन यहां होगा, एक फ्लोरीन यहां होगा, एक फ्लोरीन यहां होगा, एक फ्लोरीन यहां होगा, एक फ्लोरीन यहां और यहां हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इसकी शेप और ज्योमेट्री क्या डिसाइड करें। तो अब आप यहां पर स्ट्रक्चर इसका जब पूछा जाएगा तो अब यहां खतरा हो गया। स्ट्रक्चर इसका आएगा डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में शेप भी वही बोली जाएगी, शेप भी यही बोली जाएगी और आपकी ज्योमेट्री भी यही बोली जाएगी। यही इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है। रविंद्र समझ में आ रही? रविंद्र, रविंद्र समझ में आ रही है ना बात? तो यहां मामला अजीब हो गया है। तो ये सब बातें जरूरी होती हैं आपके साथ डिस्कशन करने के लिए। हमें आ रहा है सब ठीक है, लेकिन हमें मौके पे कितना आ रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। यही चीज हम डिस्कशन में आपके साथ में बात करते हैं। अब एक स्ट्रक्चर और भी होता है जिसको आप XEOF4 कहते हो। ये स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा परेशान करता है। अब परेशान क्या करता है? आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर सीखना पड़ेगा। अब यहां पर हम लोग इस तरीके से बात करेंगे, ऐसे करके, बहुत सुंदर, शाबाश। अब यहां XE की बात करें, XE हमने बीच में लगा दिया और यहां पर हम F4 चारों तरफ लगा देते हैं और एक ऑक्सीजन लगा देंगे, ठीक जी, बिल्कुल सही। एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ऊपर लगा दिया और नीचे हमने लगा दिया एक लोन पेयर। तो अब शेप और ज्योमेट्री की बात अगर हम लोग करें इसमें, तो ज्योमेट्री आप बताएंगे क्या होगी? ज्योमेट्री बताइए क्या होगी? ज्योमेट्री बताइए क्या होगी, फिर शेप आपसे बात करेंगे। शेप, ज्योमेट्री शेप बताइए, फटाफट बताइए। बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड जगमोहन जी। जगमोहन जी आपने लिखा है पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे हो जाएगी भाई? कैसे लिख देते हो यार आप? पेंटागोनल कहां से आपने लिख दिया? बिल्कुल स्क्वायर पिरामिडल जी। तो इसकी शेप जो है वो स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल है, ठीक, वेरी गुड, शाबाश। और ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल है, वेरी गुड।
ऑक्टाहेड्रल, पानी बेटा ले एक बोतल में, ऑक्टाहेड्रल है। वेरी गुड, यही सब चीजें मिटानी है ना, और कोई बात नहीं है। मेरा यहाँ उद्देश्य ये नहीं रहता है कि मैं किसी को वो करूँ ना, ना कतई नहीं रहता है। मेरा उद्देश्य रहता है मैं सिखाऊं, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं। ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं SF6 आ जाए पेपर में, ये भी पीजीटी में बहुत आता है, ये भी पीजीटी में बहुत आता है, SF6। देखो SF6 में बताऊं तो कैसा बताओगे आप, बताओ SF6 की ज्योमेट्री बता पाओगे आप? SF6 कौन बताएगा, बताओ जल्दी से। SF6 यानी कि अगर मैं SF6 को कहूं तो इसके पास 6 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 एकदम सेटिस्फाइड हो जाते हैं जी। सब कुछ वही, यानी F यहां पर, F यहां पर, F यहां पर, F यहां पर और F यहां पर, बिल्कुल परफेक्ट। इसमें कोई लोन पर बचता ही नहीं है। तो यहां पर ज्योमेट्री प्लस शेप दोनों का जवाब एक ही आता है, जिसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब आप SF4 और बता दो, बस SF4 और बता दीजिए, याद हो गया तुम्हें सब? पल्लू लग जाओ। चलो अब इसमें SF4 में बात कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। SF4 यहां पर एक F ऐसे लगाना है, एक F ऐसे लगाना है, एक F ऐसे लगाना है, एक F ऐसे लगाना और एक लगा देना है लोन पेयर। ठीक है, तो ये हो गई शेप। अगर आपने ज्योमेट्री की बात की तो पहले आप मुझे ज्योमेट्री बताइए, फिर शेप बताइए। शेप जी, ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। वेरी गुड, शाबाश। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। आपकी तैयारी कितनी है आपको आज इस वीडियो से जरूर पता लगेगा। शेप इसकी हो गई ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। वेरी गुड, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और अगर मैं शेप की बात करता हूं तो शेप हो जाती है इसकी सी सॉ। ठीक, समझ में आया ना? अब ऐसी चीजों को आप जरूर इंप्रूव करिएगा, इसलिए मैंने आपको ये क्लासेस कंसिडरेशन कर रहा हूं कि आपको दिक्कत परेशानी कोई ना आने पाए। 11वां, और ये हमारा पॉइंट चल रहा था 12वां। 12th पॉइंट हमारा ये चल रहा था। अब 12th पॉइंट में हमने लंबा डिस्कशन आपसे कर लिया, बहुत ही जबरदस्त क्लास रही और आगे वही चल रही है। 13 पॉइंट की मैं बात करता हूं। अगर मैं आपसे यही पूछता हूं, यहीं पर जवाब देते रहिए, रिवीजन होता रहेगा आपका, मस्त रिवीजन होता रहेगा। अगर नर्स्ट की इक्वेशन पीजीटी में आ जाए कि व्हाट इज द नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन, तो नर्स्ट इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि दो तरीके से, ई सेल इज इक्वल टू, आप इतना बताना ये गलत है सही, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग यहां पर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ऊपर और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की नीचे। क्या ये फार्मूला सही है? बताइएगा, क्या ये फार्मूला बिल्कुल परफेक्ट है? इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मतलब बताइएगा बस इतना कि क्या जो मॉडिफिकेशन कर रहा हूं मैं, ई नॉट सेल माइनस, इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, 0.0591 अपॉन 0.0591 अपॉन n कर देता हूं लॉग, यहां पर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जगह अगर मैं केसी लिख दूं, क्या ये गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा? इसको भी आप जवाब दीजिएगा। और ये पूरा फार्मूला हमारा रिडक्शन पर है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इसलिए बाद में न कहना कि सर इसमें ये ऊपर नीचे। अब इसको पलटना चाहो तो पलट दीजिए और साइन को आप प्लस भी कर सकते हो। एक तो ये फार्मूला भी एग्जामिनेशन में खूब पूछा जाता है।
तो इस फार्मूले को आप परफेक्ट तरीके से बिल्कुल याद रखिए। और दूसरा एक फार्मूला ये भी है कि बताओ ये डेल्टा माइनस का डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की मैं बात करता हूं जी इक्विलिब्रियम पर, ये एक फार्मूला है। या फिर मैं ऐसे भी से लिख सकता हूं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, लिख सकते हैं ना, हाँ और ना में जवाब दें, हाँ और ना में जवाब दें बस। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी, आता है एलन के सी या एलन के भी लिख सकते हैं। इसको नेचुरल लॉग को तोड़ दीजिए तो 2.303 लॉग वैल्यू होती ही है, तो यहां पर आर टी लॉग के सी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग के सी लिखा जा सकता है के सी। बताइए, यानी ये फार्मूले क्या आपको मतलब पढ़े हैं आपने, इसको रिवाइज भी आपका मेरे साथ में हो रहा है इस समय, आपको 100% इसका बेनिफिट एग्जामिनेशन में मिलेगा कि भाई सर ने कुछ बताया था कि चलो याद कर लो, तो हमें याद भी रह रहा है। तो ये पॉइंट नंबर आपका 14 आ जाएगा। और पॉइंट नंबर 15 जो बहुत जरूरी है, एक फार्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछते, फैराडेज का जो फर्स्ट लॉ है, वो फैराडेज का फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आप W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू होता है, सही है ना, यही है ना। अब यहां हम आपसे जानना चाहते हैं कि जेड क्या है, व्हाट इज जेड। जेड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है जी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्योंकि Q इज इक्वल टू यहां पर I और इंटू T हो जाता है। T यहां पर टाइम है तो मैं हमेशा यहाँ टाइम T को छोटा बनाता हूं, बाकी आप चाहे जैसा बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। Z यहां पर I और यहां मैं T ले लेता हूं इस तरीके से। कैपिटल T में टेम्परेचर का खतरा रहता है और कोई बात नहीं, बाकी आप समझने के लिए कैसे बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक तो आप इन फार्मूलों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। दूसरा यहीं पर 16 पॉइंट जो है वो सॉल्ट ब्रिज के बारे में, यानी कि सॉल्ट ब्रिज में कौन सा सॉल्ट यूज कर सकते हैं, सॉल्ट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, बताइए जल्दी से, सॉल्ट ब्रिज में कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं, जल्दी बोलिए आप लोग। सॉल्ट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, नाम बताइए बस। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए ना। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिल्कुल ये एक्चुअल में एक टर्म है रविंद्र, बिल्कुल सही, आपने एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट दिया है। जैसे आपने KNO3 दे दिया, बिल्कुल सही है। K2SO4 भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। आपने KCl का नाम दिया, बिल्कुल सही है। तो मैं जानना चाहता हूं, जगमोहन जी आपने जवाब सही दिया, सेम ट्रांसपोर्ट नंबर उनका होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट बात है। लेकिन हम इसे क्यों नहीं यूज कर सकते, मान लो हमारा मन है NH4Cl यूज करने का, तो इसे क्यों नहीं कर सकते, हम ये जानना चाहते हैं, बताइए। आपने जो जवाब दिया उसको इसी से प्रूफ कर दीजिए। एक बच्चा क्लास 12 का पूछ रहा है जगमोहन जी, अब क्लास 12 के बच्चे को ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए छोड़ दीजिए। मैं जानना चाह रहा हूं, कक्षा 12 का एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये बताइए NH4Cl क्यों नहीं यूज कर सकते, फिर क्या जवाब, हम बच्चे को कैसे समझाएंगे क्लास 12 वाले। देखिए मजा आएगा आपको, बोलिए। क्लास 12 के बच्चे को अपनी लैंग्वेज सरल करने के लिए हम कैसे बताएं, चलिए मैं आपको बताता हूं।
देखिए एक टर्म आपने अभी यूज किया, कि मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। एक टर्म है इसमें मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब क्लास 12th के बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें उसे ट्रांसपोर्ट नंबर बताना पड़ेगा, मोमेंट बताना पड़ेगा। तो मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बताने के लिए उसे बताएं कि बेटा इसे घोलो आप पानी में, तो एक अमोनियम आयन बनाएगा और एक आपका क्लोराइड आयन बनाएगा। हम तो क्लास 12th के बच्चे को ऐसे समझाते। रविंदर देखो, जगमोहन जी देखो, क्लास 12 हम नहीं ले जाते उससे वहां पर जहां आप ले जाना चाह रहे हैं। मैं मान लेता हूं कि बच्चा गधा है, बिल्कुल सपोज कर लेते हैं, ये टूटता, ये बनाता NH4OH, क्योंकि अगार अगार में घोला गया है, उसमें वाटर मिलता, इसे बना देता, ये बना देता HCl। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक बेस है, दोनों की पावर डिफरेंट होती, इसीलिए हम वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हो सकता है। अगर पावर डिफरेंट है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वो नहीं पॉसिबल है, दोनों को मेंटेन नहीं कर पाएगा। मतलब आपकी वही बात आ गई कि मूवमेंट उनका जो है वो डिफरेंट हो जाएगा या ट्रांसपोर्ट नंबर डिफरेंट हो जाएगा, बात वही आएगी। लेकिन क्लास 12th के बच्चे के लिए अब ये सरल लगेगा, बोले यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि एक कमजोर है एक ताकतवर है, दो मिलाए गए तो इसका मतलब वो न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो हो ही नहीं पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, हम इसको नहीं यूज कर सकते। अब आप कहो कि सर KCl को समझा के दिखाओ, तो तोड़ दो ना, K पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में, ये KOH बना लेगा, ये HCl बना लेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मींस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इनकी मूवमेंट तो ज्यादा है ही। अब कोई अगर आपसे ये कह दे कि दोनों वीक यूज काहे नहीं कर लेते, तो मतलब उनका मूवमेंट स्लो हो जाएगा। मूवमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो रहेंगे लेकिन मूवमेंट स्लो हो जाएगा, दोनों बेचारे सुस्त चलेंगे, कमजोर हो जाएंगे, दोनों वीक हैं, उतनी ताकत से नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। तो हम ऐसे समझाने की कोशिश करते। अब आप बताइए क्या तरीका गलत है सही है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने जो बोला है वो गलत है, मैं बोल रहा हूं कि क्या ये तरीका इजी नहीं लग रहा है, बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं। अगर नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बात है। दूसरा आपने बोला कि कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीट द सर्किट। ठीक, अब यहां पर सर्किट मुन्ना भाई वाले थे, कौन से थे वो अलग वाली बात है। ठीक है, सर्किट को कंप्लीट करने का मतलब आप जानते हैं वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब इसी के साथ अब हम लोग आ जाते हैं एक फार्मूले पर, जो फार्मूले एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और एग्जाम में आपको ये मान के चलिए कि खूब ताकत से पूछे जाते हैं और खूब पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बात करता हूं पॉइंट नंबर 16 का, पॉइंट नंबर 16 में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, हाथ उठा बेटा लिखने में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को आप लोग KSP से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? KSP से, सब जानते हैं। अब मैं यहीं पर आपसे डिस्कशन करूंगा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जब KSP से रिप्रेजेंट होता है तो कॉमन फार्मूला अगर मान लो BaCl2 ले लूं, इसे तोड़ दूं तो Ba डाई पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। तो इसका फार्मूला क्या निकल के आएगा? इसके S मोल बनते हैं, इसके 2S बनते हैं, तो KSP इज इक्वल टू हो जाता है S इंटू 2S का स्क्वायर हो जाता है। तो मतलब हो गया आपका, बताओ भाई, 4S क्यूब हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर जगमोहन जी, 4S क्यूब, शाबाश। ठीक, तो यहां पर हमारा फार्मूला फिक्स नहीं रहता, ये फार्मूला बदलता रहता है, बदलता रहता है। जैसे मान लो कहीं पर आ गया Ag2CrO4 आ गया, तो उसमें भी आपका यही आएगा, Ag2CrO4 में भी सेम आएगा, 4S क्यूब आ जाता है। ऐसे मान लो K2SO4 है, वहां पर भी यही आ जाएगा, 4S क्यूब। ऐसे आपका मान लीजिए यहां पर Na3
PO4 का है, Na3PO4। अब बताओ क्या आएगा? Na3PO4, अब बताइए क्या आएगा? अब इसको तोड़ दें क्या? 3Na पॉजिटिव बनेगा प्लस PO4 पे 3 नेगेटिव, ये 3S और ये S, मतलब क्या हो जाएगा? KSP इज इक्वल टू हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू हो जाएगा 3S का होल क्यूब इंटू S हो जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27 S क्यूब आ जाएगा। तो आपका ये फार्मूला फिक्स नहीं है भाई साहब, ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल आपने कौन सा कंसीडर किया था। ये बात आप ध्यान दीजिए, बहुत ही जबरदस्त है ना। चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए पॉइंट नंबर, ये हमारा 17 था, हमने इसको 16 लिख दिया है, इसको मिटा करके 17 पॉइंट कर देते हैं। हाँ, S की पावर 4 हो जाएगा जी। ठीक है, ये हो गया 3, ये 4 हो जाएगा पावर, बिल्कुल सही है। ठीक मंजीत, राइट, यू आर राइट। अब आगे इसी कंटिन्यूटी में हम आपसे बात कर लेते हैं। एक फार्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा, 18 वाला फार्मूला अगर आप जानते हैं तो अगर मान लो हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं, तो अगर ए मोल हमने ए के लिए हैं, बी मोल हमने बी के लिए हैं, सी मोल हमने सी के लिए हैं और डी मोल हमने डी के लिए हैं, तो के सी अगर लिखना होता तो सी की पावर हम लोग सी लिखते और डी की पावर हम लोग डी लिखते, ए की पावर हम लोग जो है वो ए लिखते और बी की पावर हम लोग यहाँ पर बी लिखते। ऐसे ही अगर मान लो के पी सी का लिखना हो तो पी सी की पावर सी लिखते इंटू पी डी की पावर हम लोग डी लिखते। लेकिन ऐसा वाला ब्रैकेट लगाना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पी ए की पावर ए लिखते और यहाँ पर पी सी बी की पावर यहाँ पर बी लिखते। क्यों? हमने यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होती है वो कंसंट्रेशन को डिपेंड लिखती है, यानी इससे हम कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ब्रैकेट का बहुत यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक फार्मूला और भी है 19, Kp इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। बताओ भाई, ये फार्मूला भी पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। अब ये बताइए कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, डेल्टा एन की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा। ठीक है रविंद्र जी, यू आर राइट, आपने जो लिखा है अगर दोनों 1 1 है तो ऐसे स्क्वायर, बिल्कुल सही, और 1:2 या 2:1 है तो 4s3, बिल्कुल राइट, 100% श्योर है, आप याद कर लीजिए, बहुत सुंदर आपने तरीके से लिखा है, बिल्कुल राइट है ना। और अगर डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो उस समय क्या हो जाएगा, अगर 0 हो गई, अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो गई तो जिसकी पावर 0 वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब केपी जो है वो केसी के बराबर हो जाएगा। राइट रविंद्र, नाइस, बहुत सुंदर। तो रविंद्र भी टेक्निकली बड़ा अच्छे से याद की इन्होंने बहुत सारी चीजें, तो वो मैं जरूर, हमेशा रविंद्र ने बहुत सारी चीजें बीच बीच में बताई कि सर डायरेक्ट लिख दीजिए फार्मूले में, ऐसा कर दी। तो ये तो एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट की बड़ा अच्छी पहचान मानी जाती है और होना भी चाहिए, एक अच्छे टीचर के अंदर ये चीजें आनी चाहिए। बताइए अगर डेल्टा एन की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। Kp इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी हो जाएगा, यही है ना। और अगर ज्यादा हो जाए तो Kp, अगर Kp की वैल्यू जो है वो Kc से ज्यादा हो जाएगी और यहाँ Kp की वैल्यू Kc से कम हो जाएगी। ये मैंने जो फार्मूले लिखे हैं, जरा आप हमें ये जहमत करके बताइए कि क्या ये फार्मूले बिल्कुल राइट लिखे गए हैं या इनमें कोई अभी फॉल्ट दिख रहा है आपको, बताएं।
राइट है ना? चलिए ठीक, शाबाश। तो इन फार्मूलों को भी याद करिए। इसके बाद हम 20वें फार्मूले पर चले आते हैं जो बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन फार्मूले से आपको एग्जामिनेशन में 100% लाभ होगा, ये मेरा वादा है आपसे। पीएच पर अक्सर पूछा जाता है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है। ये फार्मूला क्या राइट है? H पॉजिटिव आयन इंटू OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। क्या ये राइट है? इसी तरीके से H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू, ये आपका क्या KW के बराबर संभावना है या नहीं? बताएं, यस और नो बोलिएगा। जो रॉन्ग हो तो रॉन्ग बोलिएगा, क्योंकि मैं बीच में धोखा दे सकता हूं आपको कि भाई ये रॉन्ग है और आपसे राइट करवा लेता हूं। इसी तरीके से pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन होता है। इसी तरीके से यहाँ POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन की कंसंट्रेशन होती है। सही लिख रहा हूं, गलत लिख रहा हूं, बताइएगा। इसी के बाद आपने नोटिस किया होगा कि pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH भी लिखा जा सकता है। ये सभी फार्मूले बहुत ही सुपर फार्मूले हैं। एक ये फार्मूला खूब पूछा जाता है, एक ये फार्मूला पे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ये बातें आपको अच्छे से पता होंगी दोनों। और एक क्वेश्चन तो बिल्कुल पैट है, वो हमेशा पीजीटीज में आता है, टीजीटीज में भी आता है, पीएच ऑफ एक्वस। ये क्वेश्चन तो रट गया होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl having concentration 10⁻⁻8 मोलर। ये है ना, पता होगा जी। जी अभी मैं चल रहा हूं, धीरे धीरे सर आगे बढ़ रहा हूं। पूछता है ना। तो यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी कि इसकी पीएच वैल्यू जो है रट गई होगी, 6.96 के आसपास बिल्कुल सही आती है। तो ये वैल्यू भी आप याद कर ही लीजिए, इसको कैलकुलेशन के ऊपर ना छोड़िए। 96, 97, 98 सब वही वैल्यू है, नियरली वही सब वैल्यू है, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात आती है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खासकर हम ये भी नोट कर पाते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते समय पीएच का फार्मूला भी आपसे कभी कभी पूछ लेते, तो वहां पर हम आपको पीएच का रिलेशन भी बताएंगे भी, जैसा कि अभी इन्होंने जगमोहन जी ने लिखा है कि सर पीएच ई नॉट सेल का पीएच से रिलेशन पूछा जाता है। तो वो सिंपल सा फार्मूला है कि पीएच इज इक्वल टू होता है जी। कोई बताएगा फार्मूला? कोई बताएगा हमें पीएच का फार्मूला क्या होता है? जी बोले जगमोहन जी, आप ही बोलिए। अगर हमें पीएच का वैल्यू का फार्मूला पता है तो पीएच इज इक्वल टू, बताओ क्या यहां पर मैं लिखा जाता है ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई होता है या कंडीशन क्या होती है? जल्दी रिलेशन बताइए फटाफट, कौन बताएगा? जल्दी बोलिए कोई लोग। 0.0591 आगे बताइए क्या होगा, मैं बोल रहा हूं, नहीं पता। चलिए मैं आपको बताता हूं, माइनस की वैल्यू रहती है 0.0591, तो वो रहता ही रहता है। अपॉन में केवल आ जाता है आपका ये ई नॉट सेल के अपॉन में ये वैल्यू चली जाती है। तो यहाँ पर माइनस साइन के साथ में ई नॉट सेल अपॉन ये हाइड्रोजन की वैल्यू और नीचे 0.0591, या फिर मल्टीप्लाई में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो ई नॉट सेल। बताओ ये सही लिखा है? अब तो बता ही दो यार। इंटू माइनस का 0.0591 इंटू पीएच। क्या ये फार्मूला आपने याद है? ये अक्सर पूछ लिया गया है एग्जामिनेशन में, बहुत पूछा गया है फार्मूला। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, और इंपॉर्टेंट फार्मूले की कैटेगरीज में भी इसको हम लोग काउंट करते हैं। समझ में आई आपके बात? नहीं। इसी तरीके से
हम लोग एक बफर सॉल्यूशन का फार्मूला भी खूब आता है पीजीटीज में, टीजीटीज में भी पूछा जाता है, हेंडरसन की इक्वेशन पूछी जाती है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि हेंडरसन की इक्वेशन यही तो है, pH इज इक्वल टू, मैं गलती करूंगा और आपको बताना पड़ेगा, pKa प्लस लॉग, यहां पर सॉल्ट अपॉन एसिड कर दूं, सॉल्ट अपॉन एसिड कर दूं, एसिड सॉल्ट अपॉन एसिड, और नीचे यहीं पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, POH इज इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहूं तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस लिखा जा सकता है, सॉल्ट अपॉन बेस लिखा जा सकता है। बताइए यस और नो, बताइए, है ना, यही तो चेंज आएगा इसमें। इसी तरीके से हम इनके बहुत सारे फार्मूले को, एक बफर कैपेसिटी का फार्मूला भी पीएच के साथ रिलेट कर लीजिए, वो भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बफर कैपेसिटी का मैंने इंपॉर्टेंट में भी, कैटेगरीज में भी डाला है कि बफर कैपेसिटी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ मैं लिख ही देता हूं, बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी ये बहुत कम लोगों को याद रहता है, ईटा बोलो चाहे एन बोलो, इनटू डेल्टा अपॉन में, सॉरी, डेल्टा पीएच आ जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है और अधिकतर बच्चों से गलत होता है। ये मान के चलो कि मात्र 4 से 5% बच्चा ही इस क्वेश्चन को सही करके आता है, बाकी 95% गलत करता है इसको। क्योंकि मैं जो फार्मूले आपसे बोल रहा हूं ये बहुत कम लोग सही करते हैं, गलती ज्यादा करते हैं। इसी तरीके से आपने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH इज इक्वल टू KW अपॉन, अब यहीं पर मेरिट वेरी कर जाती है, यहीं पर मेरिट वेरी कर जाएगी कि अगर आपका, उन्होंने, उन 5 बच्चों ने ये एक क्वेश्चन सही करके चले आए और रिमेनिंग 95 गलत, तो 5 बच्चे मेरिट में जाएंगे ना, 90 तो नीचे चले गए, ऑटोमेटिक नीचे चले गए। तो कभी कभी 1-2 क्वेश्चन जो होता है वो डिफरेंस कर देता है। एक तो ये फार्मूला याद रखो, ठीक है। ऐसे बेस का है तो KH इज इक्वल टू, जो वीक हो उसे नीचे ले आओ, KB यहां पर ले आइए, बेस हो गया, ठीक। जो वीक, ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ऊपर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो जाता है। तो ये जो वीक होगा वो नीचे आ जाएगा। आपको पता, मैंने हमेशा, जो कमजोर आदमी नीचे दबता है, ठीक, कमजोर आदमी हमेशा नीचे ही रहता है, ऊपर नहीं आ पाएगा, ध्यान दीजिए। तो वो इस तरीके से याद कर सकते हो। यहां पर H इज इक्वल टू, अब क्या बचेगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, भाई सिंपल सी बात है, नीचे KH और यहाँ पर कंसंट्रेशन वैल्यू पुट कर लो, आगे भी ऑपरेशन कर सकते हो इसका, अंडर रूट, अब KH की W, यहाँ KW अपॉन क्या हो गया, KA इंटू C। मतलब एक फार्मूला याद हो जाए बस मजा आ जाएगा। यहाँ H इज इक्वल टू, बताओ तरीका समझ में आ रहा ना, यहाँ KH अपॉन क्या कर दूं, C। अब यहाँ सिंपल सा फार्मूला बदल गया। देखो तरीका याद रखो, बाकी दुनिया दीवानी हो जाएगी आपकी। तो KW और नीचे अब यहाँ पर कब्बू इंटू C कर दो, सिंपल सा फार्मूला लगाइए, एक याद करो और 25 पैदा कर दो उसमें से, यही तारीफ होती है आपकी। अब अगर मान लो दोनों कमजोर हो जाएं, जब दोनों कमजोर तो दोनों नीचे दबेंगे भैया, एक कमजोर तो एक नीचे दबाओ, दो कमजोर दोनों को नीचे दबा दो, सब कमजोर सबको नीचे दबा दो। तो यहाँ पर KW, ये दोनों कमजोर है, वीक एसिड वीक बेस, बहुत जबरदस्त तरीका याद दिला दिया मैंने आपको। अब यहाँ पर H इज इक्वल टू, सिंपल H इज इक्वल टू क्या होगा कि यहाँ पर KH हो जाए, H इज इक्वल टू यहाँ पर KH इंटू कंसंट्रेशन, खत्म है समझो, बिल्कुल ना के बराबर होगी, C लेना चाहो ले लो, नहीं तो यहाँ पर कंसंट्रेशन लगभग ना ही, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे ना, न्यूट्रल हो कंसंट्रेशन बराबर, तो C लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाता है आपका KW अपॉन क्या हो जाएगा, KW ऊपर रहेगा, सॉरी, KW अपॉन में KA इंटू KB आ जाएगा। तो ये सुपर फार्मूले भाई सब अनुसार के साथ रहोगे तो आपको बार बार याद दिलाएंगे और तब तक याद दिलाएंगे जब तक परीक्षा में आप सफल नहीं हो जाएंगे, ठीक। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जरूरी। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का फार्मूला भी आपको याद रहना चाहिए। क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन होता है ना, तो यहाँ पर आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट K इंटू C हो जाता है, K इंटू C, या फिर अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट C हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, याद रहेगा। और अगर आप कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है, तो मैं थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक कर गया यहाँ पर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज
अगर यहाँ पर के ए इंटू अब 1/c इज इक्वल टू वी होता है तो यहाँ पर मैं v लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे भी अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन बोला जाता है। डाइल्यूशन वर्ड बोलेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कंसंट्रेशन बोलेंगे तो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल माना जाता है। याद रहेगा ना फार्मूला आपको। और 26वां फार्मूला अगर मैं आपसे बात करता हूं तो स्ट्रेंथ अगर एसिड की है तो स्ट्रेंथ ऑफ STRENGTH, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 अपॉन एसिड ए मान लो अपॉन हाँ अल्फा को पीएच से भी मैं रिलेट कर देता हूं, एसिड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ए, यहीं पर अभी मैं बताता हूं स्ट्रेंथ ऑफ सही है एसिड बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट KA1 अपॉन KA2। चलो आपने रविंद्र पूछा अल्फा को पीएच से कैसे रिलेट करेंगे, बहुत सही अच्छी बात पूछी है। तो यहाँ करते क्या, जैसे मान लो आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट AB ले लिया, इसको तोड़ा A पॉजिटिव में और आपने B नेगेटिव में, बहुत सुपर। यहाँ पर हमने 1 मोल लिया, यहाँ 0 0 रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर से 1 माइनस अल्फा कर दिया तो यहाँ पर अल्फा और अल्फा बन गया होगा, अगर कंसंट्रेशन C है तो C से मल्टीप्लाई कर लिया होगा। अब मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने ये H पॉजिटिव आयन लिए होंगे। अगर ये H पॉजिटिव आयन होंगे तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी C अल्फा के। समझना, एक ही झटके में समझा दूंगा। जैसे मान लो मैं एसिटिक एसिड ले लेता हूं, CH3COOH ले लेता हूं, इसको तोड़ूंगा तो इससे क्या बनेगा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एसीटेट आयन बनेगा और ये आपका H पॉजिटिव आयन बनेगा। यहाँ पर 1 था, ये 0 0 थे, यहाँ पे 1 में से अल्फा घटा दीजिए, ये अल्फा कंसंट्रेशन C से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली C अल्फा के बराबर आ गई। समझ में आया ना? मर्दन सिंह जी बताइए, समझ में आया? रविंद्र समझ में आई बात? अब अल्फा H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, H पॉजिटिव आयन अपॉन कंसंट्रेशन आ जाएगी, और कंसंट्रेशन जो भी है वैल्यू पुट कर दीजिए। अब यहीं पर आप जानते हैं कि H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH हो जाता है। ये अब यहाँ पर pH की वैल्यू पुट कर दो, या फिर pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन रखो, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कर दो, तो जैसे चाहे वैसे फिर आप रिलेट कर लो, क्योंकि जब H पॉजिटिव आयन पता लग जाएंगे तो pH वैल्यू तो ऑटोमेटिकली भाई H पॉजिटिव पता लग गए, इसको उठा के लाके यहाँ डाल दो, pH पता लग जाएगी। इज इट क्लियर रविंद्र? ठीक है रविंद्र, समझ में आ गया? चलिए रिमेनिंग फार्मूले हम लोग कल भी डिस्कशन आपके साथ में करेंगे, ठीक। इसी के आगे कल हम और फार्मूले हैं, पूरी किताब के फार्मूले एक साथ हों। ठीक, चलिए जी। कल इस पे थोड़े क्वेश्चन भी ले आएंगे और अच्छा रहेगा, कल क्वेश्चन भी डिस्कशन कर लेंगे थोड़े से, हैं? ठीक, गुड नाइट। गुड नाइट भैया, सभी को मेरा सादर नमस्कार, शुभ रात्रि।